नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों पर पुनर्विचार की जरूरत शीर्षक इकाई की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य इतिहास की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, साहित्य इतिहास के काल विभाजन के आधार को समझ सकेंगे और काल विभाजन पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है इस बात को समझ पाएंगे। जिस प्रकार समाज के बारे में सुचिंतित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के बिना समाज का कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसी प्रकार साहित्य और साहित्यिकता संबंधी सुचिंतित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव में साहित्य का इतिहास भी नहीं लिखा जा सकता। इसके साथ साथ यह भी सच है कि समय के बदलते चले जाने के साथ ही समाज का साहित्य के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता चला जाता है। यही कारण है कि अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों में लिखे गए साहित्य के इतिहासों में सोच के धरातल पर बुनियादी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी कारण से साहित्य के इतिहासों के ढांचे, काल विभाजन, नामकरण, आलोचनात्मक प्रतिमानों के निर्धारण और मूल्यांकन पर सतत पुनर्विचार की जरूरत होती है। साहित्य की कोई भी ऐसी व्याख्या हो ही नहीं सकती जो सभी समयों में और सभी के लिए स्वीकार्य हो। इस तरह से साहित्य का कोई भी पाठ सार्वकालिक और सर्वमान्य नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि साहित्य का हर नया पाठ अतीत की समस्त उपलब्धियों के साथ वर्तमान का एक नया संबंध जोड़ता है। कहना चाहिए कि साहित्य का हर नया सजग पाठ एक प्रकार से साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार होता है। इतिहास और उसी तरह साहित्य के इतिहास में भी तथ्यों का संगत दृष्टिकोण से चयन किया जाता है और फिर उन तथ्यों की व्याख्या की जाती है। तथ्यों का संचयन इतिहास की प्रविधि कहलाता है और तथ्यों की व्याख्या इतिहास का दृष्टिकोण। तथ्यों के संचयन संयोजन में स्वाभाविक तौर पर इतिहासकार के संग्रह त्याग की बुद्धि निहित होती है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास के आधारभूत तथ्य तो नहीं बदलते, लेकिन इतिहासकारों द्वारा उन पर दिया जाने वाला बलाघात बदल सकता है। इसलिए इतिहास का पुनर्गठन और उसकी नई व्याख्याएं होती चलती हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हिंदी साहित्य के इतिहासों की विपुल संख्या और विभिन्न प्रकारों के बावजूद कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर हमेशा पुनर्विचार करने की जरूरत से हम बच नहीं सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के स्पष्ट आधार के अभाव तथा समाज के इतिहास के काल विभाजन से उसकी संगति असंगति का प्रश्न इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश और हिंदी का भाषिक साहित्यिक संबंध 14वीं सदी का साहित्य, जिसमें विद्यापति, अमीर खुसरो और मुल्ला दाऊद का नाम प्रमुख है, भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का उदय और अवसान, मध्यकालीन सांस्कृतिक संगम तथा हिंदी साहित्य को मुसलमानों का योगदान, रीतिकालीन साहित्य का उत्कर्ष और रीतिकालीन कवियों की इतिहास दृष्टि, हिंदी उर्दू का सम्मिलित इतिहास तथा हिंदी नवजागरण एवं आधुनिकता जैसी समस्याएं हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार की जरूरत पैदा करती हैं। आधुनिक काल की सीमा के निर्धारण तथा उसमें आजादी के बाद के व्यापक हिंदी लेखन को शामिल किए जाने की भी जरूरत समझी जा रही है। ऐसा करते हुए इस दौर में लिखे जा रहे स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों के साहित्य को साहित्य के इतिहास में शामिल करना आवश्यक हो गया है।
इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी प्रदेशों के हिंदी लेखकों का तथा गैर भारतीय लेखकों का हिंदी लेखन भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी जगह बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। इन सब कारणों से हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके समक्ष पुनर्विचार की अनिवार्यता दिखाई पड़ रही है। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन प्रायः समाज के इतिहास के काल विभाजन के आधार पर ही होता रहा है। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। इससे पहले के मध्यकाल को लेकर साहित्य के इतिहासों में समस्या सामने आती है। दरअसल समाज के इतिहास में लगभग सन 700 से लेकर आधुनिक काल तक का समय मध्यकाल का माना गया है और इसके अनेक कारण बताए गए हैं। समस्या यहाँ यह सामने आती है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से पहले का समूचा साहित्य, उसे आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल आदि जो भी नाम दे लें, भारतीय समाज के इस मध्यकाल के ही भीतर आता है। मध्यकाल की पतनशीलता को ध्यान में रखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा। पहले को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और बाद वाले हिस्से को उत्तर मध्यकाल। पहले को उन्होंने भक्तिकाल नाम दिया और दूसरे को रीतिकाल। मध्यकाल का ऐसा विभाजन करते हुए संभवतः उनके मानस में यह बात रही हो कि रीतिकाल से भक्तिकाल को अलग करके देखा जाए। ऐसा करते हुए आचार्य शुक्ल का ध्यान इस बात पर था कि मध्यकाल शब्द से जिस प्रकार की पतनोन्मुखता जुड़ी हुई है, उससे भक्तिकाल की कविता को अलग करते हुए केवल रीतिकाल की कविता को ही हम उससे जोड़ दें। खास तौर पर रीतिकाल की कविता को ही हम पतन का काव्य बता सके। इस विभाजन का सीधा परिणाम यह हुआ कि अपनी तमाम काव्यगत उपलब्धियों के बावजूद मध्यकाल की समूची पतनशीलता का परिचायक रीतिकाल हो गया और भक्ति साहित्य स्वर्णकाल के रूप में सामने आया। साहित्य एवं समाज के इतिहास के मध्यकालों के बीच की इस समस्या को सुलझाने के प्रयास भी इतिहासकारों द्वारा कम नहीं हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही सोचकर भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना। उनका कहना है कि भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास का मध्यकाल यूरोप के इतिहास के मध्यकाल के समान ही पतनोन्मुख, जबदी हुई मनोवृत्ति वाला और अंधकार का काल नहीं है। असल में इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटकर देखने की जो औपनिवेशिक दृष्टि थी, उसी से प्रभावित होकर हमने साहित्य के इतिहास की जो धारणा विकसित की, भारतीय संदर्भ में वह धारणा ही गलत थी। मध्यकाल केवल प्राचीन और आधुनिक कालों के बीच एक कालखंड ही नहीं है, वह सामंती व्यवस्था और उसके आधार पर विकसित समस्त विचारधारात्मक रूपों के विशेष स्वरूप का भी द्योतक है। मध्ययुगीनता सामंती समाज और उससे निर्मित चेतना की एक विशेषता भी है। अपभ्रंश तथा हिंदी का भाषिक साहित्यिक संबंध और 14वीं सदी का साहित्य आदिकाल के संदर्भ में ऐसे विषय हैं जिन पर लगातार पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जाती रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना और यह मानकर ही संवत 1050 से संवत 1375 तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा। संवत 1050 से पहले भी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की रचनाओं के मौजूद होने की बात मानते हुए भी शुक्ल जी ने इसी समय से हिंदी साहित्य का आरंभ इसलिए माना कि लगभग इसी समय से अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार
शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाने लगा था। शुद्ध साहित्य की अपनी कसौटी पर ही उन्होंने सिद्धों एवं नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र बताया। विचार करने की बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा जैसे जिन इतिहासकारों ने 8वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, सिद्धों और नाथों के साहित्य को सामान्य साहित्य मानने के अलावा उनका तर्क है कि हिंदी का अपभ्रंश से घनिष्ठ भाषिक संबंध रहा है। इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि किन कारणों से इस समय के अमीर खुसरो की पहेलियों, मुल्ला दाऊद के चंदायन और विद्यापति की पदावली का अपभ्रंश की भाषिक परंपरा से कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ता। इन कवियों की रचनाओं के पीछे अपभ्रंश की भाषिक परंपरा से अधिक लोक काव्यों की परंपरा को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी समझने के बावजूद आचार्य शुक्ल आदि इतिहासकार हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा काव्य से ही स्वीकारते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर यह गंभीर पुनर्विचार की जरूरत पैदा करता है कि अमीर खुसरो एवं विद्यापति जैसे कवियों को एक ओर तो आचार्य शुक्ल ने फुटकल खाते में रखा है और दूसरी ओर उन्हीं से हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भी माना है। मुसलमानों के आक्रमण और राज्य स्थापना से पराजित हिंदू मानस की प्रतिक्रिया को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण समझना हिंदी साहित्य के इतिहास के सामान्य बोध का हिस्सा बन चुका है। अलग अलग तरीके से हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहास लेखकों ने इस बात को दोहराया है। हालांकि भक्ति काव्य से यह बात प्रमाणित होती नहीं है। सूरदास और तुलसीदास की कविता में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की प्रतिक्रिया कहीं भी स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़ती। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के उदय और अवसान की व्याख्याओं के संदर्भ में प्रायः साहित्य के इतिहास लेखकों ने प्रतिक्रिया और प्रतिरोध की धारणा का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने महत परंपरा, मुख्य परंपरा को युग की मूल प्रवृत्ति मानकर लघु परंपराओं को हाशिए पर रखा था। इतिहास लेखन की यह एक ऐसी पद्धति है जिसे आज आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज जबकि हाशिए केंद्र से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होने लगे हैं, तब इतिहास लेखन की इस पद्धति पर पुनर्विचार की अनिवार्यता असंदिग्ध है। भक्ति काल की कविता के संदर्भ में कुछ और भी प्रसंग हैं जिन पर नवीन शोधों से प्राप्त जानकारियों के आलोक में पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कहा गया है कि भक्ति काल के अंतिम चरण में सगुण भक्ति ने निर्गुण भक्ति को दबा दिया। भक्ति काल पर विचार करते हुए मुक्तिबोध ने भी यह माना है कि निर्गुण भक्ति आंदोलन दरअसल एक निम्न वर्गीय आंदोलन था, जिसके विरोध में समाज की शासक सत्ता के पक्ष से सगुण मत का प्रचलन हुआ। अब इस प्रसंग में यह प्रश्न उठता रहा है कि निर्गुण भक्ति शाखा में कोई सवर्ण क्यों नहीं दिखाई पड़ता। राम भक्ति धारा के कवियों में दलित समाज का कवि क्यों नहीं है। यद्यपि राम भक्ति धारा के कवि नाभादास शूद्र हैं तथा निर्गुण पंथी पीपा उच्च कुल में उत्पन्न चौहान राजपूत जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी सामान्य तौर पर यह एक वास्तविकता है। भक्ति आंदोलन के अवसान की व्याख्याओं के क्रम में इन बातों पर भी पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है। हिंदी के साहित्य इतिहासकारों और आलोचकों ने प्रायः रीतिकाल की कविता में बनावट और बुनावट की सुघरता और सुंदरता की ही चर्चा की है। कविता में रसों, अलंकारों और शब्दों के
सुंदर सुंदर प्रयोग पर ही इनकी दृष्टि पड़ी है। पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल में कविता का क्षेत्र संकुचित हो जाने की चर्चा की है। रीति काव्य के संबंध में शुक्ल जी की कही यह बात मानो पत्थर की लकीर हो गई। रामविलास शर्मा ने काव्य भाषा और युगबोध नाम के अपने लेख में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रीतिकाल के कवियों को डिकेंडेंट साहित्यिक कहते हुए लिखा है कि रीतिकालीन कवियों की संस्कृति ही ऐसी होती है कि प्रत्येक देश और समाज का भला चाहने वाला उसका शत्रु हो जाएगा। उनके कहने का आशय यह था कि रीतिकालीन कवियों की भाषा पर दरबारी संस्कृति की गहरी छाप रही है। इस बात से कौन इनकार करेगा। रीतिकालीन कविता के संबंध में इस प्रकार की मान्यताओं के पीछे मध्यकालीन पतनशीलता के साथ साथ सामंती समाज की संस्कृति के पिछड़े और ठहरे हुए होने संबंधी बुनियादी धारणा काम करती है। पर हमेशा ऐसा ही होता हो यह जरूरी नहीं। समाज भले सामंती हो, सामंती समाज की संस्कृति के समय भी कला साहित्य की दुनिया में क्लासिक्स का प्रणयन हो सकता है। यह अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को, फ्यूडलिज्म को खराब समझते हैं और बुर्जुआजी को अच्छा मानकर चलते हैं। नामवर जी ने इसी संदर्भ में यह वाक्य कहा था। अपने समय के समाज और इतिहास से बहुत ही गहरा संबंध रीति काव्य का रहा है। केशवदास की रामचंद्रिका की चर्चा की जाती रही है और रामचंद्रिका को केंद्र में रख रामचंद्रिका के ही आधार पर उन्हें कठिन काव्य का प्रेत आदि बताया जाता रहा है। ऐसा कहने का आशय यह है कि केशवदास की रामचंद्रिका में रामचरितमानस की ही तरह मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना नहीं मिलती है। हृदयहीन कवि कहा गया केशवदास को, किंतु उनके अन्य रचनाओं, मसलन जो उनका प्रबंध काव्य है वीर सिंह देवचरित, उसकी चर्चा तक नहीं होती। वीर सिंह देवचरित में ओरछा के नरेश वीर सिंह देव के प्रसंग में उस समय के मुगल शासन का पर्याप्त वर्णन मिलता है। अकबर के अंतिम दिनों में सलीम के विद्रोह का वर्णन किया है केशवदास ने। सलीम जब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर नाम धारण कर बादशाह बन बैठा, तब केशवदास ने एक दूसरा काव्य लिखा, जहांगीर जस चंद्रिका। इसके नाम से ही इस पुस्तक की विषय वस्तु स्पष्ट हो रही है। रीतिकाल के अन्य प्रमुख कवियों भूषण, जिन्होंने छत्रसाल प्रकाश और शिवराज भूषण नामक रचनाएं की हैं, घासीदास, बाबा दीनदयाल गिरी, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि सूरजमल मिशन आदि की कविताओं में न केवल उनके समय का इतिहास मिलता है, बल्कि अंग्रेजों के आगमन और राजनीति में उनके हस्तक्षेप की वजह से आने वाले समय के संकटों का आभास भी उन रचनाओं में हमें दिखाई पड़ता है। इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल और रीतिकाल की कविता हमसे गंभीर पुनर्विचार की अपेक्षा करती है। भारत में मुसलमानों के आने के बाद और मुगल काल में खास करके पूरे भारतीय जीवन में फारसी और मुस्लिम संस्कृति, खान पान, घर मकान और इस प्रकार जीवन और सोच पर अनजाने ही हावी हुई। इस्लाम धर्म के प्रति भले लोगों का विरोध रहा हो, किंतु इस्लामी जीवन संस्कृति का प्रवेश भारतीय घरों के भीतर तक हो चुका था। इस बात को समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मुगल बादशाहों, मनसबदारों और हिंदू राजाओं, यहाँ तक कि केशवदास, बिहारी, भूषण, मतिराम आदि की वेशभूषा तथा अब्दुल रहीम खान खाना आदि की वेशभूषा को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि उनमें कोई अंतर नहीं रह गया था।
हिंदू वास्तुकला में मेहराबों, पत्थर की जालियों, नक्काशीदार रोशनदान आदि का चलन बढ़ने लगा। फर्शी, हुक्का, पीकदान, सुराहियां, प्याले आदि घर घर की शोभा बढ़ाने लगे। पुलाव, शिरनी, बर्फी, जलेबी, इमरती आदि व्यंजन हमारे जीवन का हिस्सा बने। शेरवानी, मिर्जई, बगलबंदी आदि तमाम चीजों में मुस्लिम संस्कृति का प्रवेश हुआ। इसलिए संगीत के क्षेत्र में भी और काव्य के क्षेत्र में भी शास्त्रवाद का प्रचलन एक तरह से मुगल काल या रीति काल की इस मुस्लिम संस्कृति के अधिक प्रचलन के विरोध में अपनी शास्त्रीयता के पुनर्स्थापन को ध्यान में रखते हुए हुआ है। यह भी विचार का एक क्षेत्र है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से खड़ी बोली गद्य का विकास ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तन की सूचना देता है। इस मान्यता के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करने पर सवाल उठता है कि आधुनिक काल से पहले हिंदी के साहित्य इतिहासों में तो विभिन्न बोलियों और लोक भाषाओं के साहित्य की चर्चा की जाती है, किंतु आधुनिक काल के बाद इनमें केवल खड़ी बोली हिंदी के साहित्य को ही लिया जाता है। यह विवाद आज तक चलता आ रहा है। तुलसीदास को, सूरदास को, विद्यापति को हम किन भाषाओं का कवि माने? उनकी रचनाएं अवधी में हैं, ब्रजभाषा में हैं, मैथिली में हैं। आधुनिक काल के इतिहास में केवल खड़ी बोली के साहित्य को हम रखेंगे और आधुनिक काल से पहले के हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सारे कवियों को जगह देंगे। यह जो द्वैत है, यह जो विभाजन है विचारों में, यह पुनर्विचार की मांग करती है। इसी जटिल समस्या का एक दूसरा रूप हिंदी से उर्दू के संबंध को लेकर भी सामने आता है। असल में आज जिसे हम लोग हिंदी और आज की उर्दू के रूप में जानते और मानते हैं, दोनों का ही संबंध खड़ी बोली से है। फिराक गोरखपुरी ने इसी कारण लिखा था कि अच्छी उर्दू की खड़ी बोली कुछ और हो और अच्छी हिंदी की खड़ी बोली कुछ और, यह नहीं हो सकता। अपनी किताब उर्दू कविता में उन्होंने विस्तार से इस प्रसंग की चर्चा की है। उर्दू के आरंभिक कवियों ने अपनी भाषा को हिंदवी कहकर ही पुकारा है। इन दोनों भाषाओं की संवेदना और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक सी रही है। इस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास उर्दू साहित्य को शामिल किए बिना संभव ही नहीं लगता। यह बिंदु हिंदी साहित्य के इतिहास की चली आती धारा पर पुनर्विचार की जरूरत उत्पन्न करती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के विस्तार को साहित्य के इतिहास का हिस्सा बनाने का कार्य आवश्यक भी हो गया है और यह उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इस दृष्टिकोण से इतिहास पर पुनर्विचार करते हुए हमें अहिंदी भाषी क्षेत्रों के विपुल हिंदी लेखन, उर्दू एवं अन्य लोक भाषाओं के साहित्य, विदेशों में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य, अनुवादों के माध्यम से सामने आ रहे हिंदी साहित्य, हिंदी में लिखे जा रहे साहित्येतर विषयों और ज्ञान के साहित्य आदि के साथ साथ दलितों, स्त्रियों एवं अन्य वंचित समुदायों के सामने आ रहे महत्वपूर्ण साहित्य को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल करना होगा। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित किए गए व्यापक विपुल हिंदी साहित्य को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह देनी होगी। आजादी की लड़ाई के दौरान प्रतिबंधित किए गए साहित्य की संख्या बहुत बड़ी है। उनको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपने इतिहास में शामिल नहीं किया। यदि उन रचनाओं को हम इतिहास में शामिल करें, उन पर विचार करें, तो संभव है कि चली आ रहे साहित्य के इतिहासों में जो निष्कर्ष निर्धारित हैं, उनमें
बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़े। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार की जरूरत एक अन्य कारण से भी उत्पन्न हुई है। दुनिया भर में उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव से इतिहास लिखने की धारा बदली है। बदली ही नहीं है, बल्कि इतिहास के तो अंत की बात कही गई है, और इतिहास के अंत के साथ साथ कई बार साहित्य के इतिहास की जरूरत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। ऐसा प्रश्न चिन्ह जिनकी तरफ से लगाया जाता रहा है, उनका कहना यह है कि साहित्य का इतिहास साहित्य के बारे में हमारी धारणाओं को पूर्व निर्धारित करता है। साहित्य पढ़ते हुए साहित्य की धारणा विकसित होनी चाहिए, न कि साहित्य के इतिहास से हम साहित्य की धारणाओं की तरफ चलें। साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होता, वह अनेक कारणों से समाज की संस्कृति का भी इतिहास होता है और समाज की राजनीति का भी। इतिहास लेखन का काम ही है साहित्य के विकास के दौरान घटित परिवर्तनों को समझना, उनकी व्याख्या करना और नए परिवर्तनों की जमीन तैयार करना। परिवर्तन का हर नया दौर इतिहास पर पुनर्विचार की जरूरत पैदा करता ही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का उद्देश्य था जातीय अस्मिता के स्वरूप को सामने लाना। यह उस समय की ऐतिहासिक जरूरत थी, इसीलिए उसमें परंपरा के बोध और स्वाधीनता का मुक्ति का आग्रह प्रबल था। आज का हमारा समाज, आज का हमारा समय अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक हुआ है। उसमें विरोध का अधिकार भी है और असहमति की स्वतंत्रता भी। इसलिए आज के दौर में इतिहास पर पुनर्विचार करते हुए उसके लोकतांत्रिक स्वरूप की चिंता करना स्वाभाविक है, और इस दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्विचार की अपेक्षा करता है। साहित्य या समाज के परिवर्तन के हर नए दौर में साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ती ही है, यह एक मानी हुई बात है। सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ कला और साहित्य का भी विकास होता चलता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। साहित्य की रचना ही नहीं, उसका आस्वादन, उसके आस्वाद की प्रकृति भी विकसित और परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण समाज, राजनीति और साहित्य की चल रही गतिविधियों से कटकर समाज, भाषा एवं साहित्य के इतिहास की समस्याओं पर विचार करना संभव नहीं है। साहित्य का इतिहास लेखन अस्मिता के बोध और विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसी प्रक्रिया में भारतीय नवजागरण के दौरान भारतीय भाषाओं के साहित्यों के इतिहास लेखन का आरंभ हुआ था। समय बदला है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रगति समय के अनुरूप नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के युग सापेक्ष पुनर्नवीकरण, युग सापेक्ष पुनर्लेखन की जरूरत एक अरसे से महसूस की जाती रही है। समय बदला है, समाज बदला है, समाज के सोचने का तरीका बदला है, राजनीति बदली है, व्यापक तौर पर प्रकाशन की दुनिया बदली है। लोग किताबों के माध्यम से एक दूसरे के अधिक निकट आए हैं, माध्यम बदल गया है। इन सब चीजों को दृष्टिपथ में रखकर, ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास पर व्यापक तौर पर पुनर्विचार की जरूरत उपस्थित हुई है, पुनर्विचार करने की अनिवार्यता उपस्थित हुई है। इस जरूरत से हम बच नहीं सकते।